सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिरोन्स क्लासेस। और आज मैं हमेशा की तरह पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि उससे भी एक अमेजिंग न्यूज निकल के आई है। हमारी शिक्षा मंत्रालय ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी जारी की है। ऑफ कोर्स एक जो पुरानी घिसी पिटी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उससे हमें निजात मिल गई है, क्योंकि हमारे सारे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैं वो एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे थे जो अपने आप में एडवांस थी और उनसे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। फिर ये हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा था? हम वर्षों से वही पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे जो के जमाने के बने हुए हैं, और इससे हमें कुछ ज्यादा रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाता है। एक ऐसी कई एजेंसी है जिन्होंने ये क्लेम किया कि भारत में जो जितने भी मास्टर्स किए हुए हैं या फिर जितने भी बैचलर्स हैं वो डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन उनके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है। तो इसको कैसे बदला जाए? या फिर हमारे यहाँ जो मास्टर्स डिग्री में जो एनरोलमेंट होती थी वो लगभग 25% या उससे भी कम होती थी, और जो शिक्षा मंत्रालय ने पॉलिसी जारी की है इनमें उनका टारगेट ये रहेगा कि 2035 तक कैसे हम इस 25% को 50% बना दें, और हम अपने जो कैंडिडेट्स हैं जो या तो डिग्री होल्डर्स हैं या फिर मास्टर होल्डर्स हैं उनको कैसे हम स्किलफुल बनाएं। तो स्किलफुल बनाना एक बहुत ही तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय की। एक खास परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और उस खास परिवर्तन में इतनी सारी चीजें हैं और इसके बावजूद भी कई सारी चीजें मैंने नोट डाउन की हैं। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे इसको मॉड्यूल को बनाया गया है जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आप चाहे 5th के स्टूडेंट हो या फिर 9th 10th में आप पढ़ रहे हो या फिर 11th 12th के स्टूडेंट हो या आप डिग्री परस्यू कर रहे हो या फिर आप मास्टर्स कर रहे हो, आप सभी के लिए ये काफी चौंकाने वाला हो सकता है। जब मैं कहता हूं चौंकाने वाला तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि कुछ खराब होने वाला है। एटलीस्ट ऑन पेपर जो मुझे दिख रहा है ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव सी साइन आने वाली है, एक पॉजिटिव सा इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शिक्षा मंत्रालय ने लिया है काफी दिनों बाद, काफी अरसों बाद कह सकते हैं। मेरी अपेक्षा थी कि ये थोड़ी दिन और टलेगी या फिर कह सकते हैं 5-10 सालों में आएगी, अगले 5-10 सालों में ऐसा कोई परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर परिवर्तन जल्दी आ जाता है तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो इस परिवर्तन को हम जरा एनालाइज करते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें बदल जाएंगी जो अच्छे के लिए है दरअसल। तो यहाँ पे देखो, प्रीवियसली क्या होता था, आपने इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल नंबर 21 में पढ़ा होगा कि शिक्षा का जो राइट है, शिक्षा का अधिकार, वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा, जहां पे गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। ये पहले है, ठीक है, ये पहले ऐसा होता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, 3 साल से लेकर 18 साल के जो भी बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन मिलेगी सरकार की तरफ से, फ्री एजुकेशन। अब ऑफ कोर्स कई बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट करवाते हैं जो कि टोटली उनके ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, इसमें कोई किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होगी। 3 साल से 18 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन एक बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ 3 पीछे घटा दिए गए, वहाँ 4 आगे कर दिए गए, एक लंबा मॉड्यूल किया गया है। पहले क्या होता था, पहले आप 1 से लेकर 10 तक पढ़ते थे, ये एक अलग जोन में आता था, और फिर अचानक 10+2 में आ जाता था। राइट, आप 10+2 में जैसे ही आते थे, 10 करने के बाद 11th 12th जो कि आपकी होती है, अचानक आपको शॉकिंग सा फील होता था। 11th की कई ऐसी सारी चीजें हैं जो आप 9th में पढ़ते तो हो लेकिन उतना एडवांस नहीं पढ़ते हो, जिससे आपको एक शॉकिंग सा फील होता है। तो ये शॉकिंग सा जो फील है, जो झटका जो आपको लगता है एकदम जब ट्रांसमिट होते हो आप 11th में, वो झटके को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। कैसे हम इसको जानेंगे, बस मेरे साथ बने रहिए, अंत तक जरूर देखना वीडियो। अब देखो, अब क्या है, पहले तो 1 to 10+2 था, अब है कि आपके मॉड्यूल को इस तरह से चेंज किया गया है, 5 3 3 4। इसका मतलब क्या है, एक 5 का सेट होगा, 3 का सेट होगा, फिर 3 और फिर 4। ये कोई वर्कआउट नहीं है, ये एक वर्कआउट है एजुकेशन पॉलिसी की। कैसे? देखो, पहले जो 0 से 3 साल के होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है उसके 3 साल तक पेरेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उनका दायित्व खुद से भी बनता है कि वो अपने बच्चे को नर्चर करे, अपने बच्चे को सही तरीके से पालन पोषण करे, उसे एक अच्छी डाइट दे, उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट दे। ओके, अब ये जो पहला मॉड्यूल है, देखो यहाँ पे ये पहला मॉड्यूल 5, इसमें क्या आ रहा है, इसमें प्ले स्कूल आ रहा है, नर्सरी आ रहा है, KG 1 2 आ रहा है, 1st and 2nd ग्रेड्स और स्टैंडर्ड आप बोल सकते हो। ये जो 5 साल होने वाले हैं ये पूरी तरह से समर्पित होंगे लैंग्वेज ट्रेनिंग को लेके। जब मैं कहता हूँ लैंग्वेज ट्रेनिंग, तो सर ये क्या है? लैंग्वेज ट्रेनिंग का मतलब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर किसी बंगाली या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में ट्रेन किया जाएगा, ना कि आपको मैथमेटिकल टूल्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे मैथमेटिकल टूल्स क्या हो गए, अगर बच्चे को एडिशन आ रही है, सब्सट्रैक्शन आ रही है, बच्चा प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड अंतर कर पा रहा है, तब उसे हम समझते हैं कि हाँ वो मैथमेटिकल लैंग्वेज। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मैथमेटिक्स भी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, मैथमेटिक्स भी एक प्रकार की लैंग्वेज है।
राइट। तो मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे सिखाई जाएंगी, ABCD सिखाई जाएंगी, ऑफकोर्स जो पहले होता था क ख ग घ ये सब, और रीडिंग सिखाई जाएगी कि बच्चा पढ़ तो पा रहा है कि नहीं, जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसके किताबों में वो पढ़ तो पा रहा है कि नहीं, वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, राइटिंग उसे आती है कि नहीं, कुछ लिख सकता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको इस 5 सालों के मॉड्यूल में दी जाएंगी। ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे लैंग्वेज ट्रेनिंग आपकी होगी जो बच्चे इस दौरान परस्यू कर रहे होंगे। उसके बाद आता है देखो तीसरा मॉडल। ये जो तीसरा मॉडल है यहाँ पे देखो 3 साल होंगे, 3rd, 4th एंड 5th ग्रेड के बच्चे होंगे, 3rd, 4th और 5th के। इस स्टेज को कहा गया है कि ये प्रिपरेटरी स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब आगे के लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होने वाला है, एक फंडामेंटल जर्नी होने वाली है जहां पे आप फंडामेंटल लर्निंग करोगे। फंडामेंटल लर्निंग कहने को प्लेफुल लर्निंग, एक ऐसा माहौल होगा जहां पे आप हंसते खेलते हुए सब कुछ सीख पाओगे। बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों को नहीं दिया जाएगा जैसा पहले दिया जाता था। मैंने कई बार देखी है कि कई बच्चे, उनका खुद का वजन इतना नहीं है जितना कि उन्होंने बैग में किताबें डाल रखी हैं, किताबों का वजन ही ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा माहौल नहीं होगा, बच्चों को थोड़ी सी बर्डन कम की जाएगी। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं फंडामेंटल लर्निंग होगी, प्लेफुल लर्निंग होगी, हंसते खेलते सीखेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज इसको कहा गया है, प्रिपरेटरी। ठीक है, किसके लिए? एक और मॉड्यूल है यहाँ पे 3rd। ठीक है, ये 3rd मॉड्यूल क्या है? यहाँ पे 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड। अब इसको ऐसे तो नॉर्मल लिया गया है, पर मेरे लिए कहा जा सकता है कि ये क्रूशियल है। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, सिर्फ रटना नहीं है बल्कि जिंदगी में हर चीज को समझना है कि आखिर बल्ब कैसे लगती है, या फिर कह सकते हैं कि फेनोमेनन किस तरह से हो रहे हैं, घटनाएं क्या हो रही है, मैं आगे क्या करूंगा, या फिर आपकी जो बेसिक रीजनिंग स्किल है दिमाग की, ठीक है, बेसिक रीजनिंग स्किल, यहां पर उसका डेवलपमेंट होने वाला है। तो मेरे लिए तो ये क्रूशियल स्टेज है। कैसे? तो 6th, 7th और 8th में कहा गया आपको कोडिंग सिखाई जाएगी। एक इंटरेस्टिंग था सब्जेक्ट है कोडिंग। मुझे याद है मैंने इंजीनियरिंग में कोडिंग की थी 1st ईयर में, और फिर उसके पहले जो इनिशियल ईयर होती थी हमारी, उसमें हमने कोडिंग कर रखी थी। अब कोडिंग को 6th, 7th, 8th में इंक्लूड किया जाएगा। 6th से ही शुरू हो जाएगी कोडिंग। कोडिंग से डरने की जरूरत नहीं है। कोडिंग बेसिक रीजनिंग आपकी जो होती है उसको बूस्ट करेगा, काफी ऊपर तक लेके जाएगा। इसमें होता क्या है, प्रोग्रामिंग हम देखते हैं C++, जावा, पाइथन, ये सब तो इतना एडवांस तो नहीं सिखाया जाएगा, पर हाँ बेसिक आपको सिखाया जाएगा। बाइनरी नंबर्स होते हैं कुछ, फिर मशीन लैंग्वेज होते हैं, इससे आपकी दिमागी स्किल बढ़ेगी। ओके, फिर क्या होंगे? इंटर्नशिप होंगे। इंटर्नशिप जबकि हम कॉलेज में करते थे, अब आपको 6, 7, 8 में मिलेगा। पेपर पे तो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है इंटर्नशिप। मैं यहाँ पे क्या समझता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये छोटी मोटी इंटर्नशिप हो सकती है, जैसे कि तुम ये बनाओ वो बनाओ। जैसे बच्चों आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाते थे ना बच्चे में, कि आप JCB बना रहे हैं, तो इस तरह के स्मॉल प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस किया जाएगा कि कैसे आप सीख सकते हो। प्रैक्टिकल लर्निंग कह सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। आज तक हम 6, 7, 8 में करते क्या थे, किताब एक होती थी, उसमें पढ़ा दिया जाता था शिक्षक के द्वारा, आप एक्सरसाइज कर लेते थे, उसको रट के ले आते थे, और फिर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते थे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे, पर आपको आता कुछ नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस दी गई। ये एक बहुत बड़ा चेंज मुझे लगता है। अगर स्कूल इन चीज़ों को अच्छे से इंप्लीमेंट करता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। अपने फ्यूचर में 2035 तक हमारे यहाँ स्किल्ड पीपल होंगे, स्किल्ड एजुकेटर्स भी होंगे, और स्किल्ड आपके एम्प्लॉयज भी होंगे, राइट। तो ये आपकी, और यहाँ पे देखो एक और चीज की गई है कि 6th, 7th, 8th में आपको ज्यादा कुछ नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी सब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि मास्टरी कर लेनी है आपको किसी सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री हो गया, आपकी साइंस हो गई, साइंस के तीनों स्ट्रीम हो गए, संस्कृत हो गया अगर ये कॉलेज पढ़ा रही है, कॉलेज मतलब स्कूल पढ़ा रही है आपकी, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट जो भी पॉसिबली आप जानते हैं उसका थोड़ा थोड़ा आपको दिया जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे ये परिवर्तन लाया गया है कि जो 5 सालों तक है, जो ये वाला मॉड्यूल है आप देख रहे होंगे, ये 5 दिख रहा है यहाँ पे, ये 5 शुरुआत का जो 5 है ना, ये शुरुआत का 5। यहाँ पे एक और चीज़ हिदायत दी गई है स्कूल्स को कि वो चाहे तो रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ा सकते हैं, क्षेत्रीय भाषा। जैसे कोई बंगाल में हम अगर चले जाएं, कलकत्ता में या फिर वेस्टर्न वही हुआ, तो वहाँ पे बंगाली में पढ़ाया जा सकता है। कोई मैंडेटरी नहीं है, इंग्लिश या हिंदी मैंडेटरी नहीं होगा, वो अपने क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा पाएंगे। इससे क्या होगा, क्षेत्रीय भाषाओं को, रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में पढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा स्कूल को बांधा नहीं गया कि वो एक ही भाषा को पकड़ कर रखे, वो अपने भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस स्टेज पे, ये जो 5 है ना, ये शुरुआती स्टेज होता है बच्चे की। अगर यहाँ पे आपने लैंग्वेज इंपोजिशन की,
कोई एक खास भाषा उन पे थोपी, तो ऐसा हो सकता है कि वो समझे कुछ नहीं, बस बल्कि ये जो 5 साल हों वो ऐसे ही गुजर रहे हैं उसके। ऐसा होता है ना, जो कि एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं किया गया है स्कूल्स को वो इंग्लिश या हिंदी में ही पढ़ाएं, बल्कि वो रीजनल लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मैंने लाल क्यों बनाया है, ये चौथा स्टेज क्या है, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग है। तो ये है तुम्हारा धमाका ऑफर। देखो यहाँ पे जो झटका पहले लगता था वो झटका थोड़ा सा कम लगने वाला है। पहले 1 to 10 होते थे, फिर 11 12 होते थे, अब एक ही पैकेज में 9 10 11 12 को इंक्लूड किया गया है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 1 साल में खत्म हो जाएगा, ये दरअसल 4 ईयर प्लानिंग है। 4 साल आपको अभी भी लगेंगे, पहले भी लगते थे, लेकिन अंतर क्या होगा समझना। इसको मैंने नाम दिया है रेनबो कॉन्सेप्ट या फिर कॉकटेल। रेनबो कॉन्सेप्ट कहने का मतलब बहुत सारे रंग एक साथ। इसमें आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, डिफरेंट ऑप्शंस। आप इंडिपेंडेंट होंगे सब्जेक्ट्स को लेके, जो सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो काफी अच्छी होगी। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़िए, अगर उसके साथ फिजिक्स के साथ मान लीजिए कोई और चीज अगर आपको करनी है, आपको दूसरे किसी चीज में इंटरेस्ट है जो कि अलग ही फील्ड है, जैसे डिजाइनिंग हो सकती है, आर्ट्स हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, तो पहले ये सबको जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी स्पोर्ट्स की, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर में ही रहने दिया जाता था, उसको सब्जेक्ट के तौर पे इंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आई है कि एक्स्ट्रा करिकुलर चीज को भी अब सब्जेक्ट की तरह लिया जाएगा। इस पे भी उतना ही फोकस दिया जाएगा जितने कि हमारे प्राइमरी जो सब्जेक्ट्स होते थे, साइंस, आर्ट्स और तुम्हारे क्या हो गए कॉमर्स, जितना फोकस उन पे दिया जाता था उतना ही फोकस अब इन पे भी दिया जाएगा। लेबोरेटरी जो होंगे, वर्चुअल लेबोरेटरी, ये आपकी इंस्टॉल की जाएगी, वर्चुअल लेबोरेटरी जहां पे आप लैब भी ज्यादा कर पाओगे। बेसिकली फोकस ये है कि कॉन्सेप्ट लर्निंग है। अब जैसे कई बच्चे 9 10 11 12 में फिजिक्स की कई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कई सारी चीजें पढ़ते हैं, पर उन्हें दरअसल एक सर्किट बनाना भी नहीं आता है, या फिर छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको समझ भी नहीं पाते, या तो उन्हें वो देखे हुए नहीं होते हैं या फिर उन्हें समझ में नहीं आता है। भले ही वो थ्योरी उन्होंने रट लिया हो, एग्जाम भी अच्छे मार्क्स से पास कर लिए हो, पर उन्हें दरअसल प्रैक्टिकल दुनिया में ये सब चीजें कैसे काम करती है उन्हें नहीं पता होता है। तो इन चीजों को फोकस किया गया है कि इन चीजों को हटाया जाए, कुछ प्रैक्टिकल और एडवांस लर्निंग लाई जाए, जिससे कि वर्चुअल लैब सेटअप होंगे और ये सब सारी चीजें होंगी। एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा जितने कि बाकी सब्जेक्ट्स पे। अब आते हैं एग्जाम जो होंगी बेस्ड, वो मगअप पे नहीं होंगी। मगअप कहने का मतलब रटकर जो याद करते हैं, जो बाय हार्ट आप करते हैं, वो बस इस पे नहीं होगी, बल्कि अब जो एग्जाम बेस्ड होगी ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स पे होगी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो रियल लाइफ में जो काम आते हैं उस पे बेस्ड होंगे, एनालिसिस पे होगी, कैसे आप किसी डेटा को एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कैसे आप किसी प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, किसी कॉन्सेप्ट को अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप कितने अच्छे तरीके से समझे हो, इसके ऊपर एग्जाम्स होंगे। और देखो यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये रेनबो कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, आपको सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी दी जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिलेबस भी कम कर दिया जाएगा। ऑफकोर्स जो झटका यहाँ लगता था आपको, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता था 11 12 का, वो थोड़ा सा शायद मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस कम किया जाएगा, जो कि लिखा हुआ है भी है, स्टूडेंट्स विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट विल स्कोर मोर मार्क्स दैन हु मार्क्स अप। जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, जिन बच्चों की ये सारी चीजें, 4 चीजें अच्छी हैं, उनके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। पहले जैसा नहीं होगा कि आपने ऐसे बच्चों को देखा जो जिन्होंने बस याद कर लिया, रट लिया और उनके अच्छे मार्क्स आ गए, पर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है पर अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे। तो अब ऐसा नहीं होगा। वैल्यू ऑफ 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स विल बी रिड्यूस्ड। अब 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती थी बोर्ड एग्जाम्स, वो पहले की तरह तो होंगी, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती थी वो उस तरह की नहीं होगी। जैसे अभी क्या होता है कि मान लीजिए 10th में आपके कुछ परसेंटेज आए, 12th में कुछ परसेंटेज आए, तो वो पूरी दुनिया हो जाती थी, वो आपकी लाइफ डिक्लेयर कर देती थी कि हाँ तुम अब क्या करोगे और किस मुकाम पे तुम पहुंच सकते हो। बहुत ज़्यादा हाइप हो जाता था कि अब तो इसका फ्यूचर गया, डूब गया। अगर 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फ्यूचर डूब गया, 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फ्यूचर डूब गया, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ये सब सारी चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अब जो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो आपकी थ्रू आउट द ईयर एग्जाम होगी, थ्रू आउट द ईयर छोटे छोटे जो टेस्ट होंगे जो कि इन पे बेस्ड होंगे, उनकी वैल्यू अब ज़्यादा होगी, विल हैव मोर इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर आपकी टेस्ट है, वो ज़्यादा आपको समझ पाएगी, ना कि सिर्फ एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम, राइट। ये सिंगल एग्जाम आपका भविष्य नहीं तय करेगा, बल्कि थ्रू आउट द ईयर जो एग्जाम होगा उसके साथ साथ जो ये होगी, ये दोनों मिल के आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे।
ये सब सारी चीज़ें हैं 9, 10th और 11, 12th वालों के लिए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे नज़र में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए किस तरह से लागू होता है। अब हम देखते हैं कि कॉलेज ग्रेजुएट्स जो हैं वो जो ग्रेजुएशन को लेकर परस्यू कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, उनके लिए किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन की बात हो रही है। हायर एजुकेशन में देखो जो GER है आपकी, GER क्या है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है अभी तक, तो समझिए इसका मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ओके, इसके तहत 2035 तक 50% कर देना है इस रेशियो को। कहने का मतलब पहले मात्र 25% ही लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ पाते थे या उससे भी कम। अब क्या होगा, 2035 तक 50% लोगों को हायर एजुकेशन की तरफ धकेलना है। इसके बाद जो यहाँ की जो हायर एजुकेशन की जो फ्लेक्सिबल करिकुलम होने वाली है वो एक मजेदार चीज़ है। यहाँ पे क्रिएटिव कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप मेन स्ट्रीम में मान लिया जाए आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो या फिर फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो या फिर बायोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो आप इसके साथ सब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हो। मैंने कहा था ना रेनबो कॉन्सेप्ट, ये वही है, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन यहाँ पे होने वाला है। मान लीजिए आप मैथ्स ऑनर्स के साथ डिजाइनिंग में अपना करियर भी बनाना चाहते हो, डिजाइनिंग परस्यू करना चाहते हो, या फिर फिजिक्स के साथ आप स्केचिंग सीखना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पे ली जाएगी, ये आपकी एज अ सब्जेक्ट प्रेफर की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएटिव कॉम्बिनेशन। अब ये कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता है या फिर कोडिंग हो सकती है, किसी भी तरह की चीज हो सकता है, ये वेबसाइट डिजाइनिंग हो, राइट, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, तो ये सब सारी चीजें आप इन सब के साथ मेन स्ट्रीम के साथ भी रख सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब ये की गई है क्रिएटिव कॉम्बिनेशन, जिससे बच्चों को जो उनकी हॉबीज हैं उनको सब्जेक्ट को लेके वो आगे चल पाए, वो उसमें कुछ अच्छा कर पाए। फ्लेक्सिबल करिकुलम होने वाला है। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन जो आप डिग्री के बाद करते थे वो अब डिग्री के अंदर रहते हुए एज अ सब्जेक्ट आपके कोर्स में वो ऐड कर दी जाएंगी। और ऐसा ऐड कोई इम्पोजिशन नहीं होगा कि हाँ डिग्री वालों जो भी कॉलेज है वो करेंगे, बल्कि आप खुद से उसको सब्जेक्ट के तौर पे जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन डिग्री करते वक्त ही हो जाएगी आपके अनुसार, आप जो चाहें वो। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है? जैसे आप कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में किसी भी परेशानी के कारण इकोनॉमिकल रीजन हो सकता है, फी नहीं भर पा रहे हो या फिर कुछ समस्या हो गई है, आपको जॉब करना पड़ जा रहा है, या फिर आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है, अगर ये सब चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ पड़ी है तो आप कॉलेज छोड़ देते हो, ड्रॉप आउट हो जाते हो। और ड्रॉप आउट होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि अब तो मैं परस्यू कर ही नहीं पाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ते हो कॉलेज, पहला ईयर करके कॉलेज छोड़ते हो, तब आपकी एक क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत कुछ क्रेडिट बनेंगी। वो क्रेडिट कॉलेज के किसी कोने में वो जमा कर दी जाएगी, या फिर कह सकते हो एक कार्ड होगा, फाइल्स होंगी जहां पे आपकी वो क्रेडिट सेफ रहेंगी। और जब आप दोबारा लौटोगे तो आपको सेकंड ईयर से ही शुरू करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ना है, नहीं, फर्स्ट ईयर आप करके चले गए हो, जब भी आप लौटते हो एक डेफिनेट टाइम पीरियड होगा ऑफकोर्स जो बोला जाएगा, तो उसमें आपको सेकंड ईयर से ही शुरू करना है। मान के चलो आपने सेकंड ईयर में कॉलेज किया, सेकंड ईयर तक कॉलेज किया, पहले साल और 2 साल आपने बिता दिए, और उसके बाद आप कॉलेज छोड़ते हो, तो उसके बाद आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी। डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि बस आप छोड़ दिए तो छोड़ दिया, सारा एजुकेशन बर्बाद हो गया, 2 साल जो आपने पढ़ा वो कोई काम नहीं आया, ऐसा नहीं। आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलेगी, आप उसको लेके जा सकते हो, कुछ काम ढूंढ सकते हो और फिर अपना घर चला सकते हो। अगर आप तीसरे साल पढ़ के छोड़ते हैं, तीसरे साल पढ़ लेते हैं आप फिर छोड़ते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बैचलर डिग्री मिलेगी जो नॉर्मली मिलती है आपको। जो आप अभी क्या है, बैचलर डिग्री 3 ईयर प्रोग्राम होता है, मेनली बीएससी हो गया, बी आर्ट्स हो गया, बैचलर इन आर्ट्स हो गया, बैचलर इन कॉमर्स हो गया, बैचलर इन साइंस हो गया, ये सब सारे 3 साल की डिग्री होती है। तो इसमें आपको बैचलर डिग्री मिलने वाली है। अगर चौथा साल आप पढ़ के छोड़ते हो तब क्या होगा? अब पूछोगे सर ये 4 साल की डिग्री क्या है? तो जैसे इंजीनियरिंग तो 4 साल की डिग्री होती है, पर अब सारे डिग्री ही 4 साल के होंगे। और 4 साल कहने का मतलब ये बंधा सा नहीं होगा, ये 4 साल की डिग्री फ्लेक्सिबल होगी। अगर आप 3 साल पढ़ के छोड़ते हो तो आपको बैचलर तो मिल ही रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप गवर्नमेंट फॉर्म्स भर सकते हो, ऐसा नहीं कि 4 साल की डिग्री है तो 3 साल में छोड़ दिया तो गवर्नमेंट फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। आप भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो गवर्नमेंट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 1 साल और वहां गुजार लिए कॉलेज में, तब आपको जो डिग्री मिलेगी वो मिलेगी बैचलर प्लस रिसर्च। वो 1 साल जो होगा वो रिसर्च के लिए रखा गया है। मैंने पहले भी कहा था कि जो रिसर्च है इंडिया में काफ़ी कम होती है, रिसर्च पे पैसा काफ़ी कम लगाया जाता है, और कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो रिसर्च पे
फंडिंग नहीं करते हैं, रिसर्च को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर कुछ ही कॉलेज बच गए हैं जो रिसर्च को लेके आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे सारे कॉलेज में ये रिसर्च मैंडेटरी कर दिया गया है। ऑफ कोर्स इस रिसर्च को सपोर्ट कौन करेगी? इस रिसर्च को सपोर्ट करेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि वर्चुअल लैब्स बनाएगी और इनको हेल्प करेंगी IITs, IIMs, जो कि वर्चुअल लैब जहां पे वहां के बच्चे, उस कॉलेज के बच्चे जहां लेबोरेटरी की फैसिलिटी, जो एडवांस लेबोरेटरी की फैसिलिटी नहीं है, वो जाके वहां अटेंड करके सीख सकते हैं। तो ये वर्चुअल लैब की फैसिलिटी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत कई IITs और IIMs सेट करेंगी और ये 1 साल रिसर्च का होगा। अगर आप 4 साल गुजार लेते हो तो आपको बैचलर प्लस रिसर्च सर्टिफिकेट मिलने वाली है। ऑफकोर्स इसकी कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर होंगी। PhD विल बी 4 ईयर। एक चीज यहां पे कर दी गई है कि PhD 4 साल का हो गया है, MPhil को हटा दिया गया है। और फिर आप देख रहे हो कि HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक अलग सा एजुकेशन सिस्टम के तहत एक अलग सी एक एजुकेशन कमीशन बनाई गई है जिसका नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। और ये सेटअप होगा और इसके अंदर ही जैसे RBI के तहत कैसे सारे बैंक आ जाते हैं, उसी प्रकार इसके तहत ही सारे जो हायर एजुकेशन की पॉलिसीज होंगी वो लागू होंगी और इसी के तहत, इसी की छत्रछाया में सारे कॉलेज आएंगे। इसके जो भी रेगुलेशन होंगे वो सभी को मानने पड़ेंगे। तो ये एक गठन किया गया है। और क्या हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि कंटेंट दी जाएंगी सभी की, जो भी रीजनल लैंग्वेजेज हैं, जो मेजर रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उनकी कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट कहने का मतलब PDF के फॉर्म में दी जाएगी। जो 4.4% ही GDP का खर्च किया जाता था एजुकेशन पे, वो लगभग 6% तक आ जाएगा। संस्कृत और पाली की इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप की जाएंगी, जहाँ पे ऐसे भाषाएं जो कि प्रिमिटिव, जिनको कहा जा रहा है कि हाँ वो काफ़ी पिछड़ गए हैं या फिर उनको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया जाता है, तो उनको भी संरक्षण दिया जाएगा। ये सुधार कुछ हायर एजुकेशन में देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। देखते हैं आगे क्या है। तो लास्ट बच जाता है आपका B.Ed, जो कि 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री बना दी गई है। जिन लोगों ने B.Ed नहीं किया है उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब क्या 4 साल B.Ed करने पड़ेंगे क्या, तो उसके लिए अभी नोटिफिकेशन आनी बाकी है। हाँ, वैसे लोग जिन्होंने अभी तक डिग्री नहीं ली है और डिग्री के साथ साथ B.Ed भी करना चाहते हैं, उनके लिए अब 4 साल लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल लगने वाले हैं, 3 साल की डिग्री होगी, 2 साल की B.Ed होगी, 5 साल नहीं, 4 साल ही लगेंगे। पर जिन्होंने B.Ed नहीं किया अभी तक पर ग्रेजुएशन हो चुकी है, उसके लिए नोटिफिकेशन आनी बाकी है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है 2020 एजुकेशन पॉलिसी की। ये मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, हो सकता है और होने वाला है, लेकिन ये जो भी चीज़ें पेपर पे दिख रही हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है, कब तक इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये देखना बाकी है, क्योंकि है तो मजेदार चीज़। तो यहाँ पर हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपके क्या विचार हैं इस एजुकेशन पॉलिसी को लेके, आप प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छे हैं, बुरे हैं, कहाँ पे आपको अमेजिंग सा लगता है, वो फैक्ट चुन के आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता हाँ यहाँ पे आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो कभी आपने ऐसा सोचा था कि कभी ऐसा हो हमारे एजुकेशन सिस्टम में और वो हो रही है, तो वो अमेजिंग फैक्ट आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और 10th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो लोग 10th 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो जाके फ्री का कंटेंट जो मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके सारे कंटेंट का मजा उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।